हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए गए हैं और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 7 मिनट, सी ऑप्शन है 5 मिनट, डी ऑप्शन है 1 सेकेंड। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो लगभग 8 मिनट लगता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो जो देहरादून है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है, अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अमोनियम पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना है, जबकि तीनों शीर्ष 8 - 5, दूसरा यहाँ पे -4 7 और तीसरा यहाँ पे शीर्ष है 11 13 है। यहाँ पे त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया है और बोल रहा है कि इसके त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस यहाँ पे होता है x2 प्लस होता है x3 बटा यहाँ पे 3 होता है, और यहाँ पे होता है y1 प्लस यहाँ पे होता है y2 प्लस यहाँ पे होता है y3 बटा यहाँ पे क्या होता है 3। ये किसका फॉर्मूला है? तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि सेंटअप परीक्षा में ये एक प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देखिए ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। तो यहाँ पे पहला बिंदु में हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा यहाँ पे y2, दूसरे बिंदु में ये होगा x2 और ये क्या होगा यहाँ पे y2, तीसरे बिंदु में ये क्या होगा यहाँ पे x3 और ये क्या होगा यहाँ पे y3। बस यहाँ पे x1 x2 x3 को आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो x1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, प्लस है तो यहाँ पे लिखिए प्लस, यहाँ पे देखिए x2, तो x2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस x3 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 बटा 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा 3। यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, तो यहाँ पे y1 का मान आप लोग देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 कोमा, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, प्लस यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और बट्टा के नीचे कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 और प्लस और माइनस -4 और यहाँ पे प्लस 11 और बट्टा यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 7 में से जब 5 ये निकल जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस 13 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 13 बट्टा यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। यहाँ पे देखिए 8 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 3 है तो 3, और 2 में 13 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 15, और बट्टा यहाँ पे क्या होगा 3। अब इसे कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 पचे 15, और यहाँ पे भी 3 एकम 3 3 पचे यहाँ पे 15, यानी कितना निकल गया 5,5, यानी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना निकला है यहाँ पे 5,5 निकला है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं? ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए, और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 6 नंबर प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है भारतीय, बी ऑप्शन है चाइनीज, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है भूटानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संस्कृत का है 7 नंबर की, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ए ऑप्शन है गुण, बी ऑप्शन है शत्रु, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है लेबोजियर, बी ऑप्शन है मेंडल, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है यहाँ पे सोरेनसन। तो यहाँ पे देखिए पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि tan a बराबर tan b हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि tan a बराबर tan b, यहाँ पे देखिए tan a बराबर tan b है, तो बोल रहा है कि ये जो कोण a है और ये जो कोण b है इसका योग कितना होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए tan a और tan b किसके बराबर होता है? अगर यहाँ पे देखिए a के जगह पे हम 45 डिग्री रखते हैं और यहाँ पे tan b के भी जगह पे यहाँ पे हम 45 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे भी tan 45 का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होता है कितने डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे दोनों आपस में क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, b का भी मान कितना निकल गया 45 डिग्री, तो a के जगह पे 45 डिग्री रख दीजिए, b के जगह पे भी 45 डिग्री रख दीजिए। 45 कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कोण a और कोण b दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया है, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो आवृत्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं, तो HZ से करते हैं। तो इसे भी आप लोग साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। यहाँ पे एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, और क्रैश कोर्स कब होता है तो 8 बजे रात में। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है, सुखाड़ क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या ये आपको क्या निकालना है, जो ये x है इसी का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या दिया है 0। तो यहाँ पे देखिए x का मान कब निकलेगा, जब यहाँ से cos हटेगा तब निकलेगा। तो यहाँ पे बराबर के उधर क्या है 0 है, तो देखना है कि cos में कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जीरो के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 4x माइनस 10 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए cos से cos कट जाएगा, इधर कितना बचा आप लोग देख सकते हैं, इधर बचा 4x माइनस 10 डिग्री बराबर उधर कितना बचा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 10 डिग्री इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो जोड़ेगा, यानी 4x बराबर इधर हो गया 90 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री, क्योंकि ये इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो जोड़ेगा। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 90 और 10 कितना हो जाता है, यहाँ पे 100 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी x बराबर कितना होगा 100 डिग्री बट्टा 4। ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में, यानी x का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 25 डिग्री निकलेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस यहाँ पे देखिए cos यहाँ से आपको हटाना है। तो यहाँ पे अब आपको cos लाना पड़ेगा, तभी cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान यहाँ पे 0 होता है। तो cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो बस यहाँ पे 0 डिग्री के जगह पे आपको cos 90 रखना है, cos से cos कटा देना है और एक छोटा सा कैलकुलेशन करके x का मान निकाल देना है, कितना निकलेगा 25 डिग्री। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है, यानी सोडियम धातु को कहाँ पे रखा जाता है। ए ऑप्शन है एल्कोहल में, बी ऑप्शन है मिट्टी के तेल में, बी यहाँ पे सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम धातु का संग्रहण किया जाता है, यानी सोडियम धातु को कहाँ पे रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे हम लोग किरोसिन का तेल भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसे मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो काफी ही अभिक्रियाशील होता है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो जलना शुरू कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं, सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं, मिट्टी तेल में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में न आए और सोडियम हमारा सुरक्षित बचा रहे। इसीलिए जो सोडियम धातु होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी तेल में डुबा के। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 90 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका मान लीजिए दो कोण, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये 70 डिग्री है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तीसरे कोण का यहाँ पे मान ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण मिलकर कितना डिग्री हो गया, 90 और 70 कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। तो 160 यहाँ पे 180 में से 160 घटाएंगे, कितना डिग्री आएगा, 20 डिग्री। तो ये जो तीसरा कोण निकलेगा ये कितने डिग्री का निकलेगा, 20 डिग्री का निकलेगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए। ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। यानी यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस यहाँ पे कोण बी प्लस यहाँ पे कोण सी, ये तीनों मिलके कितना डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के, जिसमें से कोण ए कितना दिया है, 90 डिग्री, और यहाँ पे कोण बी कितना दिया है, 70 डिग्री, और हमको निकालना क्या है, कोण सी निकालना है। तो यहाँ पे हम कोण सी को वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 90 और 70 कितना होता है, 160 डिग्री, प्लस यहाँ पे होगा कोण सी बराबर यहाँ पे होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे 160 जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी 180 में से 160 क्या करेंगे, निकालेंगे। यानी कोण सी बराबर कितना निकलेगा, 20 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसी होती है। यहाँ पे बताना है कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है आयनन से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन से, सी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, डी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो नाभिकीय संलयन से ये उत्पन्न होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर हिंदी का है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है देवी, डी ऑप्शन है यहाँ पे महानदी। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था,
तो देवी नदी के बांध के नीचे यहाँ पे लक्ष्मी का घर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की उम्र पता लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका उम्र कैसे पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है उसकी ऊंचाई माप कर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं को की गिनती कर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर पेड़ का आपको उम्र पता करना है कि पेड़ कितना साल पुराना है तो उसका उम्र आप कैसे निकालेंगे, तो उसके वार्षिक वलयों को गिन के आप निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं, और ये भी प्रश्न सेंटअप परीक्षा में पूछा गया है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 17, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे देखिए संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है तो एपी के प्रथम 3 पद लिखें। यहाँ पे बोल रहा है कि एपी का प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी ए बराबर 2 दिया है, और बोल रहा है यहाँ पे कि सार्वंतर 3 है तो सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से, डी बराबर यहाँ पे 3 दिया है, तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखें। तो यहाँ पे देखिए एपी के प्रथम 3 पद का फॉर्मूला क्या होता है, पहला पद होता है यहाँ पे ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, आपको पता होना चाहिए, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस यहाँ पे 2d होता है। बस यहाँ पे आपको ए का मान रखना है, तो ए का मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे a प्लस डी लिखना है, तो a का मान यहाँ पे 2 है, प्लस d का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे a का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे d का मान 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 5, और इसमें आपको पहले गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 और 2 कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, यानी 2,5,8 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलॉम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन है पादप कोशिका में, सी ऑप्शन है जलीय जीव के कोशिका में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² - 9 बराबर 0 हो तो शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है x² - 9 बराबर 0 का। तो सबसे पहले आपको 9 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर होगा x², और ये -9 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, यानी ये √9 हो जाएगा। और जो रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है,
तो यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे 2 मान निकलेगा, यहाँ पे देखिए 1 निकलेगा, यहाँ पे √9 का वर्गमूल 1 3 होगा, और एक क्या होगा, एक यहाँ पे प्लस में होगा और एक यहाँ पे माइनस में होगा। तो एक यहाँ पे +3 होगा और यहाँ पे एक -3 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है, मायोपिया से तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि मायोपिया किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष को, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष को, सी ऑप्शन है रतौंधी को, डी ऑप्शन है मोतिया बिंदु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, सी ऑप्शन है यमुना नदी, डी ऑप्शन है कावेरी नदी। तो कालिदास ने किस नदी का वर्णन किए हैं। तो कालिदास ने यहाँ पे मंदाकिनी नदी का यहाँ पे वर्णन किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मुख्य प्रदूषक कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ये होता है CO2, इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है। तो यहाँ पे देखिए जो मॉल सेवा होता है वो प्राइवेट होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है धर्मचंद गांधी, बी ऑप्शन है मीरचंद गांधी, सी ऑप्शन है करमचंद गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो करमचंद गांधी था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना कहाँ है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं या लेट हो गए हैं तो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद एक बार शुरू से फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए होमवर्क प्रश्न, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है पास पैसे ना होना, बी ऑप्शन है हाथ से पैसे गिर जाना, सी ऑप्शन है गरीब होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस मुहावरे का सही अर्थ आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप जो कमेंट कीजिएगा उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में होता है, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में होता है, और क्रैश कोर्स कब होता है तो रात 8 बजे होता है। ये क्रैश कोर्स क्या है, तो जिन बच्चों की तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है तो उन बच्चों की तैयारी फिर से कराने के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो रात 8 बजे चलता है। यहाँ पे बिल्कुल शुरू से पढ़ाई कराया जा रहा है। अगर आपका भी तैयारी नहीं हो पाया है तो क्रैश कोर्स में आप लोग जरूर जुड़िए, और वहां से आप लोग फिर से अपना तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।